नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी। कोई घोटाला नहीं हुआ। दुनिया के नामचीन अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें एजुकेशन मॉडल पर चर्चा हुई थी। ये गर्व की बात है कि भारत के एजुकेशन मॉडल की चर्चा सभी जगह हो रही है। उन्होंने कहा कि खबर छपी तो ये मेरे साथ और साथ जो है दिल्ली के टीचर्स के लिए भी गर्व की बात है। कल मेरे घर सीबीआई का जो है छापा पड़ा था, ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे और अभी बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर से आदेश हैं, उनकी तामील वो कर रहे हैं। और इसी के साथ सिसोदिया ने कहा कि जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये विश्व की सबसे अच्छी पॉलिसी है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने अगर अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ का फायदा होता। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने। वो बोले 1,100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1,100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1,100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है। सच ये है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। और यही लोग करवा रहे हैं, जो लोग सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, यही लोग गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी कर रहे हैं। लेकिन इनको घोटाले की चिंता नहीं है। शराब की एक्साइज की पॉलिसी में हो रही चोरी की किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि गुजरात में 10,000 करोड़ की चोरी हो रही है। वहां सीबीआई नहीं भेजते। अगर घोटाले की चिंता होती तो ईडी का दफ्तर वहां खुल जाता। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो ही इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप सब जानते हैं, देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक बहुत कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए,
अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है, पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे, करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। धन्यवाद। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की असल परेशानी जो है केजरीवाल की लोकप्रियता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर पहले कहीं ना कहीं जो सुविधाएं दी गई थी उससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पंजाब में भी देखने को मिला, क्योंकि पंजाब के अंदर जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार हो चुकी है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं शायद भाजपा को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है, क्योंकि मोदी के बाद में एक ऐसा विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं जनता के सामने नजर आ रहा है, जिसके जो काम करता है। यही चीज जो है बार बार कही जा रही है अरविंद केजरीवाल के बड़े नेताओं के द्वारा। लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में अपना विकल्प जो है वो छोड़ती हुई नजर आ रही है। जनता के पास भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के अलावा दूसरा विकल्प भी मौजूद हो चुका है, जो है आम आदमी पार्टी के तौर पर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सीबीआई की रेड की गई और उसके बाद में जो मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड की गई, और लगभग 21 ठिकानों पर 21 देशों 21 राज्यों के अंदर भी रेड की गई सीबीआई की, मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो भाजपा की जो परेशानी है वो सिर्फ आबकारी नीति नहीं है। अगर आबकारी नीति होती या फिर कहे भ्रष्टाचार होता, तो गुजरात के अंदर जो लगभग कह सकते हैं 10,000 करोड़ का जो कह सकते हैं टैक्स चोरी होता है शराब के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनका जो उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाती। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं लगातार सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है, भाजपा के जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा जो है वो लगातार ये कह रही है कि इतने 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है आबकारी नीति को लेकर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब सीबीआई उनके घर पर आई थी तो उन्होंने एफआईआर की जब कॉपी मांगी थी तो उसके अंदर सिर्फ सोर्सेस के आधार पर 1 करोड़ रुपए की कह सकते हैं भ्रष्टाचार बताया गया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सीबीआई के हाथ में जो प्रूफ लगे हैं, यानी कि लगभग 14 घंटे की जो छानबीन के बाद में उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया का मोबाइल था वो अब सीबीआई के हाथ में है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में है, और यहाँ तक कि जो उनका कंप्यूटर लैपटॉप था वो भी उनके हाथ में है। तो जांच के अंदर ही पता लग पाएगा क्या आखिर सच्चाई क्या है, क्या 1 करोड़ की सच्चाई है, या फिर जो मनोज तिवारी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ रुपए का जो गबन किया गया है, घोटाला किया गया है, क्या वो सच्चाई है। अब देखना होगा सच्चाई क्या है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति होती नजर आ रही है, क्योंकि अब 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यही कहती नजर आ रही है कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं विकल्प मौजूद हो चुका है, और 2024 का जो चुनाव है वो शायद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीत सकती है। मगर इसको लेकर जिस तरीके से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, और भाजपा कहती है कि जी भ्रष्टाचार किया गया है, मगर सच्चाई क्या है ये तो कुछ समय के बाद ही पता लग पाएगा। जो सीबीआई की रिपोर्ट होगी उसके अंदर क्या सच्चाई आती है ये जरूर स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक से हड़कंप मच गया है। जहां आम लोग इसे लेकर चिंतित हैं, वहीं पंजाब सरकार ने इस बीमारी को लेकर कई एडवाइजरी जारी की है। इतना ही नहीं, अब सुअरों की इस बीमारी से संक्रमित होने पर उनकी कलिंग यानी उन्हें मारने पर मुआवजा का ऐलान भी किया गया है। पंजाब की पशुपालन
और मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि राज्य के सुअर पालकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार सुअर किलिंग के लिए मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में सुअर पालकों के साथ खड़ी है। पटियाला जिले में 2 स्थानों पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक बीमारी के केंद्र से 1 किलोमीटर के दायरे में सुअरों की किलिंग जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये बीमारी भयावह रूप धारण कर सकती है। और पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस बीमारी की मृत्यु दर 100% तक हो सकती है और एक बार सुअर के प्रभावित होने पर कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो जाती है। केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक सिर्फ विभाग द्वारा की गई किलिंग के लिए मुआवजा दिया जाएगा और उन्होंने सुअर पालकों से अपील की है कि वे विभाग को सहयोग दें ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नीति के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में सुअरों की नष्ट की गई खुराक का मुआवजा भी सुअर पालकों को दिया जाएगा। उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर पशुओं में मनुष्य से नहीं फैलता, इसलिए मानव और अन्य पशुओं को इससे संक्रमण लगने का कोई डर नहीं है। मंत्री ने बताया कि इस संक्रमण की बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर को और फैलने से रोकने आगामी एहतियात और अपेक्षित सहायता के लिए 3 वेटरनरी अधिकारियों को जिला पटियाला में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि वेटरनरी अधिकारी डॉक्टर सिमरत सिंह, डॉक्टर आनंद कुमार जायसवाल और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को तुरंत दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन पटियाला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर रोजाना कितने केस जो है पंजाब में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि ऑल ओवर केसेस की बात करें तो ये जो एपिसेंटर्स बने हैं पटियाला के जो गांव है, तो वहीं पर ही हमें केसेस अभी देखने को मिल रहा है। और ये बहुत अच्छी खबर ऑल ओवर पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि जो एपिसेंटर बनाए गए पटियाला में उनको ऑलरेडी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पंजाब को एज सच खुद भी कॉर्डन ऑफ किया गया है कि पंजाब में अब ना सुअर आ सकते हैं, नहीं सुअर को बाहर भेजा जा सकता है। तो पंजाब को भी एज एक कंट्रोल स्टेट बनाकर इसको भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर पटियाला के जो 2 गांव हैं जो एपिसेंटर डिक्लेयर किए गए हैं, उनमें से 1 किलोमीटर का जो एरिया है, अब अगर हम कह सकते हैं वहां पे कुछ ही दिनों में कलिंग शुरू हो जाएगी या फिर कई सुअरों को मारना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके प्रभावित होने के बहुत ज्यादा चांसेस। और सेंटर की ये गाइडलाइन है कि अगर कोई भी बीमारी का एपिसेंटर पाया जाता है तो उस एपिसेंटर से 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी आता है, मतलब हम कहें जितने भी सुअर आएंगे उन सबको मार दिया जाएगा ताकि इसका रोकथाम किया जा सके, क्योंकि ये बीमारी जानवरों में बहुत तेजी से फैल सकती है। और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इससे पंजाब को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर क्योंकि ऑफकोर्स ये हर किसी के रोजगार का जरिया है कि जो सुअरों को पालते हैं इनसे उनकी इनकम जुड़ी होती है, तो उनको डर लगा है कि अगर हमारे सुअर मर जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमें पैसा कहां से। तो इनको भी अगर हम कहें कि पशुपालन मंत्री लालजीत भुल्लर ने एक चीज जानकारी दी है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कि आपको बकायदा मुआवजा दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और भी उन्होंने बढ़िया बात की कि सिर्फ सुअरों के लिए नहीं, बकायदा जो चारा भी सुअर खाते हैं उनको भी जब नष्ट किया जाए, क्योंकि वो भी नष्ट हो रहे, तो उसके लिए भी बकायदा मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ आपके सुअर बीमार हो गए तो सिर्फ उनको मार दिए जाकर आपको किसी तरह के पैसे या फिर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। बकायदा प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। और इस बात को सुनिश्चित रखने के लिए बकायदा 3 वेटनरीज के सीनियर वेटनरीज को पटियाला भेजा भी गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। वो उनकी निगरानी के अंदर ही ये सभी क्लिनिक्स होंगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि एक-एक का रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि मंत्री साहब ने ये भी बात कही है कि इनसे उन्हीं का मुआवजा दिया जाएगा जिन्हें सरकार मारेगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति खुद के सुअर खुद मार देता है तब उन्हें इसको नहीं मुआवजा मिलेगा। तो इसलिए अगर उनको लगता है कि उनके सुअर बीमार है तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहिए, उन्हें जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद उनकी क्लिनिक करानी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रविवार यानी आज कांग्रेस संगठन की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में एआईसीसी से जुड़े नेता और प्रदेश संगठन के नेता शामिल होंगे। 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शाम 4 बजे
प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक होगी और बैठक में महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली रैली के संदर्भ में आवश्यक चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रविवार यानी आज कांग्रेस संगठन की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में एआईसीसी से जुड़े नेता और प्रदेश संगठन के जो है नेता शामिल होंगे और 22 अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शाम 4 बजे प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक होगी और बैठक में महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली रैली से संबंधित जो है आवश्यक चर्चा होगी। तो आज छत्तीसगढ़ में रविवार है और आज आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन की बैठक जो है आयोजित की जाने वाली है। और इसी कड़ी में बैठक में एआईसीसी से जुड़े नेता और प्रदेश संगठन के नेता शामिल होंगे। 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शाम 4 बजे प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक होगी। बैठक में महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली रैली के संदर्भ में आवश्यक चर्चा होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है, तो कब तक ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी और क्या कुछ इसमें अहम रहने वाला है? जिस तरीके से महंगाई पर किया जा रहा है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और गैस को लेकर के भी, पेट्रोल डीजल को लेकर के भी खासा तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो महंगाई हल्ला बोल और दिल्ली चलो की जो रैली है वो काफी ज्यादा प्रभावशील रहेगा। इसके लिए कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी और इसके अलावा जो प्रभारी संगठन मंत्री हैं अमरजीत चावला, वो तमाम तरह के जो बड़े नेता हैं और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो बैठक आहूत की गई है लगभग 11 बजे आहूत की गई है। लगभग ये मैराथन बैठक होगी जिसमें अलग अलग संगठन के लोग जुड़ेंगे और लगातार बैठक प्रक्रिया जारी की जाएगी, जिसमें दिल्ली कूच करने की जो बात सामने आ रही है वो निश्चित तौर पे किया जाएगा। आज जो बैठक है वो संगठन के रूप में किया गया है। निश्चित तौर पे कल अगर बात की जाए 22 तारीख को सोमवार की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, मोहन मरकाम और जो प्रभारी सचिव है छत्तीसगढ़ के चंदन यादव जी, वो निश्चित तौर पे इसमें बैठक में शामिल होंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है। इस तमाम विषयों को लेकर के एक नई रणनीति बना करके दिल्ली चलने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे की जा रही है। इसके अलावा एक बात और देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली जो यात्रा है और इसके अलावा जो यहाँ के जो किसान हैं उसके भी संगठन और एक टुकड़ी वहां जाने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे की जा रही है। तो एक बड़ा विरोध देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो एआईसीसी के जो लोग हैं, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात की जाए या पीसीसी की बात की जाए, ऐसे जो बड़े नेता हैं वो निश्चित तौर पे इसमें भाग लेंगे। तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की जो तैयारी है वो देखने को मिल रहा है। और कल की अगर बात की जाए, कल की उद्घोषणा की बात की जाए, तो इसमें अलग अलग तर्ज पे जो अलग अलग संगठित जो लोग हैं, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे किसान वर्ग के जो लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, ऐसे जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो इसमें कुछ करने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे रहेगी। और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। जी अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से हमेशा से देखा गया है कि कांग्रेस जो है जनता के मुद्दों को उठाते हुए आती है, या चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, ये तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस उठाती है। क्या कांग्रेस को भी यहाँ पर जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है?
बिल्कुल, निश्चित तौर पे जनता का जो समर्थन है, पिछले कई ऐसे जो आंदोलन धरना रहे हैं और जिसमें जंगी प्रदर्शन भी किए हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए महंगाई जो बढ़ती कदर में देखने को मिल रही है, ऐसे मुद्दे को लेकर के राज्यपाल को लगातार कांग्रेस की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में जो स्थापित है, वो निश्चित तौर पे राज्यपाल को अवगत कराते रही है और आने वाले जो संगठन है, खास तौर से आम जनता और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान वर्ग है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी केंद्र सरकार से जो मिलने वाली जो उम्मीदें रहती है, खास तौर से यूरिया, जो पोटास है और जो खाद जो उर्वरक जो शक्ति बढ़ाने वाली जो तत्व है, ऐसे सामग्रियों के ऊपर जिस तरीके से बढ़ावा और कीमत जो बढ़ाई जा रही है, उसके विरोध को लेकर के काफी ज्यादा जंगी प्रदर्शन पहले भी किसान वर्ग किया हुआ था और अभी भी ऐसी हालात देखने को मिल रही है कि सीधा सीधा जो आम जनता है, खासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से किसानों को सबसे बड़ी समस्या हो रही है। किसानों को उत्पादन में सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना होते नजर आ रहा है। इसलिए किसान वर्ग भी सबसे ज्यादा जो कांग्रेस है उसके समर्थन में आती जा रही है। तो यही कड़ी जो है अब तक के दिखाई पड़ रही है और आने जो 22 तारीख की जो बैठक है उसमें किसान जो संगठित जो लोग हैं उनको लेने की जो तैयारी है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है। चाहे मजदूर वर्ग की बात किया जाए, चाहे किसान वर्ग की, चाहे वो यूथ कांग्रेस की जो है और खास तौर से युवाओं की जो एक अलग से टोली है वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्से ले रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के इसमें भी बात रखी जाएगी, क्योंकि महंगाई जो ऐसी क्रियाकलाप है जिससे घर से जुड़ा हुआ है और उच्च वर्ग नहीं, उच्च वर्ग चलो संभलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसको सबसे बड़ी इसमें आहत होती है। तो निश्चित तौर पे कल की जो बैठक है मैराथन बैठक लिया जाएगा और बैठक के बाद भी संपन्न होगा कि किस तरीके से दिल्ली कूच किया जा सकता है और एक बड़ा प्रदर्शन किस तरीके से किया जा सकता है, इसके ऊपर काफी ज्यादा लामबंद किया जाएगा। जी अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे को जो है लगातार उठाती चल रही है, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव यहां पर होने वाले हैं, तो वोट बैंक को बढ़ाने में कितना मददगार हो सकता है ये सब? बिल्कुल, ये जो महंगाई को लेकर के जो केंद्र सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे आने वाले कल में 1 साल जो बचे हुए हैं चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें काफी असर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसको रणनीति भी माना जा सकता है। केंद्र सरकार को घेरने की जो तैयारी है उसको लेकर के जिस तरीके से राज्य जो सरकार है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, ये चुनावी प्रक्रिया ही समझा जा सकता है। कारण यही है कि जिस तरीके से चुनाव में चुनाव बिगुल जो फूंकने की जो तैयारी बोला जाता है, ये चुनावी बिगुल ही माना जा सकता है। इसका कारण यही है कि केंद्र सरकार को आखिर घेरने की जो तैयारी है, आखिर किस कदर घेरा जा सकता है, इसमें यही बात निकल करके सामने आती है कि आने वाली चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र सरकार को और किस तरीके से घेरा जा सकता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है कि ये महंगाई का जो मुद्दा है वो उसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। बेरोजगारी एक कदर जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है उसको सरकार, जो राज्य सरकार है वो लगातार युवाओं को रोजगार देने की दावा करती है। वहीं केंद्र सरकार की अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पे जो चुनावी घोषणा किया गया था कि हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो यहाँ एक तुलनात्मक तौर पे देखा जा रहा है और किस तरीके से तुलना की जा रही है ताकि केंद्र सरकार को और घेरा जा सकता है। ऐसे विषयों को लेकर के लगातार केंद्र सरकार को जो घेरने की तैयारी है वो लगातार मुहिम में चालू है। और एक बड़ा वर्ग भी एक सम्मिलित में किया जाता है कि जो वोट बैंक सबसे ज्यादा यूथ की जो संख्या है वो भारत में सबसे ज्यादा है, तो युवाओं को और किस तरीके से रिझाया जा सकता है, इसलिए इस तरीके से जो मुद्दे हैं उसको काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से लिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा वर्ग जो है जो दिल्ली कूच करने वाली है जो यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस को लेकर के ही अलग अलग तर्ज पे और अलग अलग रणनीति जो बनाई जा रही है वो निश्चित तौर पे सफल नजर आ रही है। और आने वाले जो कल में अगर हमको देखने को मिलेगा कि जो यूथ कांग्रेस है और चाहे एनएसवाई जो छात्र संगठन है वो भी लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो एक बड़ी रणनीति आज ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो यूथ कांग्रेस और एनएसवाई की जो टीम है, छात्र संगठन है, वो दोनों मिलकर के संगठित टीम बना करके एक और अलग से रणनीति बनाई जाएगी जिसमें दिल्ली किस तरीके से जा करके वहां केंद्र सरकार को जो घेरने की जो तैयारी रहेगी उसमें निश्चित तौर पे सहभागिता नजर आएगी। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला में 2 दिवसीय 10वां राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन होने जा रहा है। वर्ष 2022 में शुरू किया गया ये सम्मेलन पहली बार शिमला में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में महिला पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। ये कार्यक्रम रविवार यानी आज और 22 अगस्त को शिमला के पीटर हॉल में होगा और इस सम्मेलन में देश भर से 200 महिला पुलिस प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इसमें 100 पैरामिलिट्री की प्रतिनिधि भी शामिल होंगी। इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, महिलाओं से संबंधित मुद्दों, महिलाओं के लिए आदर्श बनी महिलाएं और नीति निर्धारण पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि डीजीपी संजय कुड़ू ने बताया कि वर्ष 2002 में पहली बार ये सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसमें महिला पुलिस के टॉयलेट की समस्या को उजागर किया गया था। इस सम्मेलन में पुलिस में महिलाओं के समक्ष पैदा होने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर मंथन किया गया था। आपको बता दें कि पुलिस में महिला हाशिए पर न रहे और उनका रोल केंद्रीय हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लीडरशिप रोल की जिम्मेदारी दी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज शिमला में महिला पुलिस सम्मेलन होने जा रहा है, तो इसे लेकर क्या कुछ अहम रहने वाला है? एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिमाचल को इस बार जो है इस तरह के जो राष्ट्रीय जो कार्यक्रमों की जो मेजबानी मिली है वो एक अपने आप में बड़ी बात है। ये सम्मेलन जो है ये 10वां संस्करण है इस सम्मेलन का और इसकी जो मेजबानी है इस बार हिमाचल को मिली है और ये आज से जो शिमला में शुरू होगा। इसका जो उद्घाटन सत्र है वो राजभवन में शुरू होगा। उसके बाद राजभवन के बाद जो तकनीकी सत्र है वो होटल हॉलीडे में 2 दिनों तक चलेगा। तो इसमें जो है जो महिलाएं हैं पूरे देश से भाग लेंगे और इसमें डीजीपी ने बताया कि इसमें ये आईपीएस जो महिलाएं हैं पुलिस में जो आईपीएस हैं उनके लिए ये सम्मेलन शुरू किया गया था। लेकिन इस बार जो कांस्टेबल लेवल तक की जो महिलाएं हैं उनको भी इस सम्मेलन में बुलाया गया है और इसमें जो ये जो सम्मेलन है इसमें जो महिला जो पुलिस अधिकारी हैं उनको एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें वो अपनी समस्याएं साझा कर सकती हैं, जो सामूहिक तौर पे जो पूरे देश में अपनी अपनी जगहों पे जो इनको समस्याएं पुलिस में रहते हुए पेश आ रही है और वो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वो अपने रोल को किस तरह अहम जिम्मेदारियों के साथ निभा रही है और किस तरह जो पुलिस में रहते हुए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, बच्चों के खिलाफ जो अपराध है, उसमें वो किस तरह से कमी ला सकती है और किस तरह से अपना जो रोल है वो अहम निभा सकती है। इस पर जो है इसमें आज ये चर्चा होगी और जो ये विभिन्न सत्र है इसमें तकनीकी सत्र होंगी, इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। जो डीजीपी लेवल से जितनी जो बड़ी जो अधिकारी हैं आईपीएस हैं वो जो रिटायर्ड हुई है वो अपने अनुभव यहाँ पे साझा करेंगी और वो बताएंगी किस तरह से जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से सामना उनका करना पड़ा। जो महिलाएं हैं अभी आज देखेंगे कि पुलिस में जो महिलाएं हैं उनका जो उपस्थिति है वो ज्यादा बढ़ गई है। हिमाचल की बात करें तो इस वक्त 13% जो महिला पुलिस है वो इस वक्त हिमाचल के पास है। तो हिमाचल में महिला थाना कई जगहों पर शुरू हो चुका है। इसी तरह जो महिला थानाओं की जो सफलता है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि महिला थाना कितनी कार्यकुशलता के साथ अपना काम करता है, अन्य थानों के मुकाबले जो महिलाएं हैं इन थानों पर कितना जो भरोसा करती है और जो महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज बनाना है उसमें जो महिला आईपीएस अधिकारी है वो कितनी अहम भूमिका निभा सकती है। ये विभिन्न तरह के जो विषय है वो 2 दिनों में यहाँ पे जो है उन पर जो है मंथन किया जाएगा। जी निशा। टीना जी, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से आज ये सम्मेलन होने जा रहा है, तो इस सम्मेलन में क्या किसी महिला पुलिस को सम्मानित भी किया जाएगा? ये जो सारी महिलाएं हैं क्योंकि राज्यपाल इसमें शामिल होंगे और आगे अगर आपकी तकनीक सत्र में आपने बताया कि जो सम्मेलन का जो उद्घाटन सत्र उसमें खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। तो इसमें जो सेकंड डे होगा इसमें जितने भी महिला अधिकारी हैं जो यहाँ शामिल होंगे उनको सम्मानित भी यहाँ पे किया जाएगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि सम्मेलन के दौरान आज ही जो है जेटी थिएटर है जो शिमला का उसमें जो महिलाओं के योगदान को
दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भी आज लगाई जाएगी। और ये 6 बजे जो राजभवन होगा, जो कल है सोमवार को 22 अगस्त को, ये राजभवन में इसका समापन सत्र आयोजित किया जाएगा। आपको बताया कि उद्घाटन और समापन सत्र इनका राजभवन में आयोजित किया जाएगा। और वहीं पर जो है महिला जो पुलिस अधिकारी जो पूरे देश से यहाँ पर भाग लेने पहुंची है, उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। तो डीजीपी ने अपने लेवल पे जो संजय कुंडू है, उन्होंने बताया था कि पिछले कल भी कि जो शिमला समझौता है वो भी राजभवन में हुआ था। और उन्हें उम्मीद है कि जो इस बार महिला पुलिस सम्मेलन है वो एक ऐसा इतिहास लिखेगा जिसमें महिला पुलिस के विशेष तथ्य उसमें सामने निकल कर आएंगे और भविष्य में वो सभी के जो काम आएंगे, महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन सारी आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके वो काम आएंगे। और जो महिला पुलिस में जो कांस्टेबल से लेकर जो डीजीपी तक जो महिलाएं हैं, उनका कितना योगदान है और उनके आने के बाद पुलिस बल में कितना बदलाव हुआ है, ये जो अहम जो मुद्दे हैं, जो अहम चर्चाएं हैं, वो इसमें यहाँ पे शामिल होंगे। और बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि ये जो शिमला में जो ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, पहली बार जिसकी मेजबानी हिमाचल को मिली है, तो उम्मीद है कि हिमाचल में एक बड़ा इतिहास इस जो महिला पुलिस सम्मेलन है उसका जो है लिखा जाएगा। जी टीना जी, क्या कह सकते हैं कि चुनाव सामने है, इसकी वजह से इस तरीके के आयोजन हिमाचल में किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्य सचिवों का सम्मेलन था जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद भाग लिया, वो हिमाचल में आयोजित किया गया। और ये जो महिला सम्मेलन है वो आयोजित किया गया, क्योंकि हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य और यहाँ पे जो ऐसे बड़े आयोजन होते हैं उनके लिए उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती, फिजिबल नहीं माना जाता हिमाचल को ऐसे आयोजनों के लिए। लेकिन अभी जो चुनाव है, क्योंकि आपको बताया जगत प्रकाश नड्डा खुद भी 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आए हुए हैं, तो ऐसे में जो ये चुनाव है वो भी अहम है। और इनको देख के जो विभिन्न तरह के जो आयोजन है वो हिमाचल को उनकी मेजबानी मिल रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो भाजपा सरकार है केंद्र की और हिमाचल की, वो मिशन रिपीट करने के लिए इस तरह के जो बड़े आयोजन है वो हिमाचल को सौंप रही है, ताकि हिमाचल खुद भी एक जिम्मेदारी निभाए और यहाँ की जनता को महसूस हो कि वो कितना अहम जो अहमियत रखती है केंद्र की नजरों में, कि उसे इतने बड़े आयोजन यहाँ पे मिल गए जो आज तक नेग्लेक्टेड स्टेट माना जाता था। आज वो ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे जो कितने बड़े आयोजन है, चाहे वो मुख्य सचिवों को था, चाहे महिला आईपीएस अधिकारियों का ये 10वां संस्करण है, इसके तमाम तरह के जो ऐसे आयोजन है, हिमाचल को पहली बार है कि इस तरह के जो आयोजनों की मेजबानी मिल रही है। तो वो आप कह सकते हैं ऐसा कि विधानसभा जो चुनाव है उनके मद्देनजर जो है हिमाचल की जनता को जो ये अहमियत है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दर्शाना चाहती है कि आप कितने अहम हैं। और अगर आप बरकरार रखते हैं भाजपा की सरकार को, तो ऐसे जो तमाम तरह के जो आयोजन है जो आज तक कभी हिमाचल में नहीं हुआ, आगे भी उनकी जो मेजबानी वो हिमाचल को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण जलभराव और सड़कों का कटाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन और मलबा आने से 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 250 सड़कें बंद हो गई हैं। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों के पहिए जगह जगह थम गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि अवरुद्ध मार्गों को जल्द खोला जाए और जहां पर पखडंडी रपटे पुल बह गए हैं वहां कोई अस्थायी इंतजाम किया जाए ताकि आवागमन जारी रहे। प्रदेश में भारी बारिश के बाद श्रीनगर में HH58 स्लिप और बोल्डर आने से बंद हो गया है और NH को खोलने के लिए एक जेसीबी, एक लोडर और एक पॉकलैंड मशीन को लगाया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच NH 109 पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। यहाँ 2 जेसीबी मशीनों को मार्ग खोलने के काम के लिए लगाया गया है। वहीं उत्तरकाशी में NH 94 धरासू बैंड के बाद स्लिप और बोल्डर आने के बाद बंद हो गया है और इस मार्ग को खोलने के लिए 2 जेसीबी और एक पोकलैंड और 3 टिपर लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और भारी भरकम बारिश जो है प्रदेश में हो रही है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जहां पर भूस्खलन हुआ है ऐसे क्षेत्रों का जायजा लिया है और तुरंत दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द यहां पर बचाव के कार्य जो है किए जाएं। तो लगातार आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इन ऐसी जगहों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से लगातार जो है प्रदेश में बारिश हो रही है, तो इस वक्त प्रदेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। बिल्कुल, जैसा कि देर रात शुक्रवार से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी और मैं बता रहा हूँ कि पूरी घटना जो ये शनिवार ही है, जिसमें शनिवार को उसके काफी ज्यादा यहाँ प्रभावित क्षेत्र पर यहाँ पर एक बस्ती है जो रायपुर क्षेत्र में माल देवता, जहाँ पर एक पुल और उससे कुछ ही मीटर दूरी पर एक सड़क टूट चुकी है और यह पूरी तरीके से मैं आपको बता चाह रहा हूँ कि यहाँ 2 पुल 250 से अधिक सड़कें मलबे में बह गए, जबकि 20 लोग के घायल होने की सूचना है। जैसा कि आपने पूछा निशा, तो अभी तक राहत और बचाव का कार्य बिल्कुल चल रहा है, काफी तेज के साथ चल रहा है। वहाँ पर गणेश जोशी विभाग मंत्री जो है वो खुद जा गए थे वहाँ पर और उन्होंने जेसीबी को लगा रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सुधानी राहत और बचाव का तो देखने के लिए गए थे, सुबह मौके पर वो पहुंच चुके थे और उन्होंने कहा है कि राहत और बचाव के कार्य में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि राज्य हेलीकॉप्टर की मदद से 3 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट करके मैक्स अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं कुछ लोगों को जॉली घाट अस्पताल में भी रखा गया है और साथ ही साथ अभी तक कुछ जो रास्ता है वैकल्पिक मार्ग को भी खोल दिया गया है और कुछ बचे हुए उनको भी करने का काम तेजी से चल रहा है। और राहत और बचाव कार्य की यदि बात की जाए, कुल लगभग गाँवों में प्रभावित गाँव से पैकेट पहुंचाया जा रहा है, खाने का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है तो कुल 1000 से पैकेट को पहुंचा दिया गया है, लोगों के बीच वितरित कर दिया जा रहा है ताकि लोग किसी तरह की परेशानी न हो। जेसीबी लिफ्ट कर दी गई है, पास को रोड पर से और घरों से हटाने का काम तेजी से चलाया जा रहा है। जी यशराज, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए, तो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लोगों को इस बारिश की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वहाँ पर पहुंच गई तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि देखिए यह तो हर एक साल आता है, ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड के लिए कोई नई त्रासदी है। त्रासदी से लेने के लिए सबसे पहले वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण मकान बनाने के लिए होता है मकान बना और जहाँ तक किसानी की बात तो पहाड़ी कंपेयर किया जाए तो मैदानी समतल क्षेत्र में यहाँ पर पानी का बहाव किसी भी घर को से प्रभावित नहीं करता, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में यह पहाड़ों पर बर्फा क्षेत्र होता है, ढलान और उबड़ क्षेत्र में बसा होता है। वहाँ पर जब बादल पड़ती है फिर बारिश होती है, पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण गाड़ियां जो पार्किंग वन में खड़ी होती है या घरों में खड़ी होती है, वो जो ढलान के कारण वो गाड़ियां बढ़ जाती है। ढलान के कारण नुकसान जो होता है उसका लीटर वो बेस हो जाता है, वो बढ़ जाता है, खतरा हो जाती है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वह होती है कि चलिए यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी के खिलाफ आक्रामक हो गई हैं। स्वाति मालीवाल आज बोरीवली कोर्ट में पहुंची और उन्होंने वहां बयान दर्ज किया। आपको बता दें, अगली सुनवाई 19 सितंबर 2022 को है और अब्बू आजमी ने 2017 में महिलाओं के खिलाफ भद्दे कमेंट किए थे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नए साल की पूर्व संध्या 2017 पर कर्नाटक शहर बैंगलोर में कई लड़कियों के साथ सामूहिक छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद आजमी ने मीडिया में अपशब्द और झूठे बयान दिए थे। 2017 में आजमी के खिलाफ टिप्पणी के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 31 दिसंबर 2016 को बैंगलोर में कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के बाद आजमी ने 3 दिनों तक महिलाओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ साड़ी और बुर्का में ही अच्छी लगती हैं। आजमी ने ये भी कहा कि पेट्रोल होगा तो आग लगेगी, गुड़ होगा तो चींटियां होंगी। उन्होंने ऐसा बयान देकर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का हौसला बढ़ाया। इसके खिलाफ
मालीवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ऐसी मानसिकता विचारों वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें कोर्ट पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। एक केस है जो 2017 में मैंने महाराष्ट्र के एमएलए अबू आज़मी के खिलाफ फाइल करवाया था। उस केस ये है कि जो अबू आज़मी हैं, इन्होंने जब मास मॉलेस्टेशन का केस हुआ था बेंगलोर में 2016 की 31 दिसंबर को बहुत सारी लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन किया गया था। तब इस शख्स ने टीवी पे आकर 3 दिन बहुत बयानबाजी करी थी। इनका ये कहना है कि जो लड़कियां हैं वो या तो बुर्के में रहती हैं या फिर जो हिंदू लड़कियां हैं वो बड़ी अच्छे जो सभ्य घर की हैं, जो तहजीब वाली हैं, वो पल्लू करके रहती हैं। गैर आदमियों के सामने वो बिना अपने पल्लू के बिना वो आती नहीं हैं। अगर कोई लड़की गैर आदमी के साथ रात में घूमती है तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो गैर आदमी उस लड़की के साथ कुछ गलत करे तो ये तो होना ही है। उनका यहाँ तक कहना है कि अगर आग है, अगर पेट्रोल है तो आग तो लगेगी ही लगेगी, अगर चीनी पड़ी है तो फिर चींटी तो आएगी ही आएगी। तो जो उनके शब्द हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्शनेबल हैं, ऑब्सीन है, मिसोजिनिस्ट है और एक तरीके से जो रेपिस्ट हैं उनकी मेंटालिटी को प्रमोट करते हैं, रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट करी थी। आज बोरीवली कोर्ट ने मुझे बुलाया है और मेरा यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस केस में अबू आज़मी को सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले, जिससे कि जब नेता लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में और रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में कुछ बोलते हैं तो उनको डर लगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अबू आज़मी के खिलाफ जो है दिल्ली महिला आयोग अध्यक्षा ने कल कोर्ट में एक बयान दर्ज किया है, तो इसे लेकर पूरी अपडेट एक बार। बिल्कुल निशा जी, देखिए सपा विधायक अबू आसिम आज़मी इसी तरह से बड़बोले बयानों के बारे में जाने जाते हैं। जिस तरह से बेंगलुरु में हुई महिलाओं के साथ घटना को लेकर उन्होंने यह बयान दिया था कि पेट्रोल होगा तो आग लगेगी ही और गुड़ होगा तो चींटियां आएगी ही। खासकर इनके बयान से कहीं न कहीं आरोपी को प्रमोट करने की कोशिश की गई, जिसका आरोप दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने लगाया था और 2017 में मामला दर्ज किया गया था। करीब 5 साल हो जाने के बावजूद अब तक इस पूरे मामले में कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। लिहाजा मुंबई की बोरीवली कोर्ट ने स्वाति मालीवाल को अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए बुलाया था, जहां बोरीवली कोर्ट में उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 साल के वक्त में आज उनका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अब उन्हें उम्मीद है कि आगे सपा विधायक अबू आज़मी को इस पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल इस बीच यह पूरा मामला जो है 19 सितंबर 2022 को एक बार फिर से सुना जाएगा। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ अबू आज़मी ने कहा था और क्या दोष बनते। सत्यप्रकाश, वही बात कर ली जाए इसकी, इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कब तक होगी, क्या क्या दलीलें उस सुनवाई में पेश की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए निशा जी, दलीलें तो यही रहेंगी कि आखिरकार एक विधायक एक जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे होते हुए अबू आसिम आज़मी ने इस तरह का बयान किसी महिला के बारे में कैसे दे सकते हैं, जब हमारा देश महिला प्रधान देश है, महिलाओं की जो है इज्जत करता है। ऐसे में एक विधायक इस तरह से बयान देता है तो जाहिर तौर पर ये शर्मसार करने वाली बात है। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का भी स्टैंड क्लियर है कि किसी भी महिला के बारे में, किसी भी पुरुष को इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब वो विधायक हो और एक संवैधानिक पद पे हो। तो दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी और दोनों दलीलों में यह साफ हो जाता है कि जिस तरह से बयानबाजी की गई है उसमें न कहीं आरोपी को प्रमोट करने की कोशिश है, जिसकी सजा माननीय कोर्ट सुना सकती है। फिलहाल यह मामला जो है 19 सितंबर 2022 को एक बार फिर से सुना जाएगा और इस पूरे मामले में सफाई दी जाएगी। इस पूरे मामले में अबू आज़मी का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, अबू आसिम आज़मी इस तरह के बयानों के बारे में जाने जाते हैं और बयानबाजी भी करते रहते हैं। हालांकि मीडिया में सुर्खियों
पाने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। वो खुद भी मानते हैं उन्होंने इस तरह के बयान जो दिया है वो गलत है, लेकिन अब माननीय कोर्ट के हवाले पूरा मामला है, तो जाहिर तौर पर अगर वो गलत है तो इसकी सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए। इस बात का जो है कहीं न कहीं मलाल अब अबू आज़मी को है। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अबू आजमी ने महिलाओं के प्रति एक गंदी टिप्पणी हम कह सकते हैं यहाँ पर दी है, और इस तरीके से ये उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि कपड़े गंदे नहीं होते, उनकी मानसिकता गंदी होती है जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पर करते हैं। बिल्कुल निशा जी, इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि इंसान की मानसिकता क्या है। और इस तरह से कह देना कि मुस्लिम लड़कियां तो बुर्के में रहती है और हिंदू लड़कियां जो है कपड़ों में रहती है, ऐसे में अगर कोई लड़कियां गैर मर्द के साथ घूमती है तो उनका मकसद क्या होता है। तो इस तरह का बयानबाजी कहीं न कहीं हमारे देश के लिए और हमारे हिंदू धर्म के लिए इस तरह का कहीं न कहीं विवाद पैदा करता है, क्योंकि आप किसी भी महिला के बारे में इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकते, खासकर जब आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे हो। तो जाहिर तौर पर अगर सजा का प्रावधान होता है तो कहीं न कहीं अबू आज़मी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव करना ही वर्जित है। यहाँ तक कि है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 14 सेकंड से ज्यादा किसी महिला की तरफ एक टक देखते हैं तो भी आपके ऊपर धाराएं बन जाती है। तो आप इस तरह से किसी के बारे में बयानबाजी नहीं कर सकते, खासकर किसी के चरित्र के बारे में आप लांछन नहीं लगा सकते। लेकिन जो बयान है वो जाहिर तौर पर विरोधाभास जाहिर करता है, और स्वाति मालीवाल का जो आरोप है बिल्कुल सही है, और वो लगातार कोशिश भी कर, क्योंकि दिल्ली में सिंघम के तौर पे स्वाति मालीवाल जानी जाती है और लगातार महिलाओं के लिए लड़ती रही है। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने जंग छेड़ी है, तो जाहिर तौर पर अगर माननीय कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान लेती है तो कहीं न कहीं अबू आज़मी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अबू आजमी ने जो बयान दिया है महिलाओं को लेकर, अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, ये कहीं ना कहीं रेपिस्ट के जो रेप करने वाले रेपिस्ट होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम ही करता है। बिल्कुल, देखिए आप किसी आरोपी के बारे में इस तरह से जो बयानबाजी करते हैं तो कहीं न कहीं उनके हौसले अफजाई होते हैं, उनके मनोबल बढ़ते हैं, यानी कि अपराध बढ़ाने की आप जो है कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह का बयानबाजी जो है कहीं न कहीं गंभीर विषय बना देती है। यही वजह है कि दिल्ली की महिला आयोग अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को मुंबई बोरीवली कोर्ट ने तलब किया और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। अब अगली सुनवाई जब होगी तो साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो भाषणबाजी या आरोप लगाए गए हैं या जो स्टेटमेंट अबू आज़मी ने दिया है वो कितना गंभीर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर रविवार यानी आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, और अलीगढ़ ही नहीं बल्कि लखनऊ समेत कई जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन होंगे। बाबूजी के नाम से विख्यात कल्याण सिंह को फिर से याद किया जाएगा। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर आ रहे लोध बिरादरी के राष्ट्रीय नेता कल्याण सिंह ने 21 अगस्त 2021 को सबको अलविदा कह दिया था। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का जन्म यूपी के अलीगढ़ जिले में अतरौली तहसील के मडौली गांव में 5 जनवरी 1932 में हुआ था। वहीं से राजनीति की शुरुआत कर लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तक राजनीति में एक से एक बढ़कर ऊंचा कद प्राप्त किया। 21 अगस्त 2021 में कल्याण सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया, और इस बार 21 अगस्त यानी आज पहली पुण्यतिथि पर कल्याण सिंह की जन्म और कर्म भूमि अतरौली समेत अलीगढ़, लखनऊ के कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहली पुण्यतिथि को धूमधाम से मनाने की तैयारी में बीजेपी संगठन और प्रदेश सरकार जुट गई है। लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई कल्याण सिंह की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बात कर लें आज सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और कब तक वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे? देखिए, आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त 2021 में जो पूर्व सीएम है कल्याण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और
गवर्नर ही रहे हैं कल्याण सिंह, और जाहिर सी बात है उनका आज निधन हुआ था। उससे पहले उनकी पहली पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के शहीद पद पर कैंसर संस्थान है उसमें 9 फीट की उनकी कार की मूर्ति का अनावरण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ कैंसर इंस्टीट्यूट को अखिलेश यादव का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते रहे हैं, और ऐसे में अस्पताल में राम मंदिर के आंदोलन पर बाय कर रहे कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर सरकार ने नया संदेश देने का काम किया है। और कैंसर इंस्टीट्यूट में कल्याण की प्रतिमा न सिर्फ अखिलेश की प्रोजेक्ट में राममय करेगी वही बल्कि लूट वोट बैंक अपनी ओर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि 2021 में निधन हुआ था कल्याण सिंह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता आज लखनऊ पहुंचे थे। कल्याण सिंह की याद में आज लखनऊ के कैंसर अस्पताल में 9 फीट की प्रतिमा लगाई गई है और लगभग 30 लाख रुपए की ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा को कांच से बनाया गया है। तो वहीं कल्याण सिंह जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर ऑपरेशन थिएटर का भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे। तो लगभग 10:30 बजे का कार्यक्रम है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राम मंदिर के दौर में कल्याण सिंह पोस्टर बाय करे और बीजेपी को लेकर अपनी धर्म उत्तर प्रदेश से सत्ता पहुंचाया था, क्योंकि कल्याण सिंह ने ही पहली सत्ता उत्तर प्रदेश में लाई थी और कहीं न कहीं कल्याण सिंह को याद करके और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव है वोट बैंक की जीतने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते की पहली पुण्यतिथि पर कल्याण सिंह की आज मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में जो कल्याण सिंह के नाम रखा जाएगा वो उनका भी उद्घाटन करने का सीएम योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। जितिन, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है तो प्रदेश में इस अवसर पर बीजेपी ने कहां पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं? देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि सबसे पहले उनकी कार की मूर्ति आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आज कल्याण सिंह के जो याद करके उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूँ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। उनकी कार की मूर्ति का अनावरण करके कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करके, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनको श्रद्धांजलि होगी। और खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, कई मंत्री मौजूद रहेंगे और लखनऊ के जो शहीद पद में कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वो मूर्ति का अनावरण करके कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। जितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन मौजूद रह सकता है इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में? देखिए, दोनों ही डिप्टी सीएम रहेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और राज्यपाल भी वो रह चुके हैं और कई पदों पर वो रहे हैं और जिसके नाते वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। कल्याण सिंह वो ऐसे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। तो जाहिर सी बात है कि वरिष्ठ नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित के तौर पर आज मूर्ति अनावरण किया जाएगा, उनको याद करने का काम किया जाएगा। लेकिन वहीं जिस तरीके से ऑपरेशन थिएटर का भी लोकार्पण जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, ऑपरेशन थिएटर उनके नाम रखा गया है कैंसर इंस्टीट्यूट में और ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद अब कल्याण सिंह के नाम पर ये रख दिया गया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर जो होगा वो उसका उद्घाटन करने कांच की मूर्ति है उनको कहीं ना कहीं अनावरण करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको सौंपने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।